शांति रक्षित भारतीय और तिब्बती बौद्ध विचारों के सबसे अहम और असरदार विचारकों में गिने जाते हैं। इन्होंने बौद्ध सोच में बहुत खास योगदान दिया, क्योंकि ये उन गिने चुने भारतीय विद्वानों में थे जिन्होंने नागार्जुन की मध्यमक विचारधारा को आगे बढ़ाया और उसमें कई नई बातें भी जोड़ी। मध्यमक विचार का मुख्य मानना है कि हर चीज में कोई भी स्थायी या पक्की चीज नहीं होती, सब कुछ खाली है। शांति रक्षित ने इसी सोच को अपनाया और नागार्जुन के साथ साथ धर्मकीर्ति की भी बातें अपनी सोच में मिलाईं। इन्होंने कई बौद्ध और गैर बौद्ध विचारों को जोड़कर एक नई समझ बनाई, जिसमें तर्क और अनुभव दोनों को जगह दी। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इन्होंने 3 बड़े बौद्ध विचारों को एक साथ जोड़ दिया और एक नया रास्ता दिखाया, जिससे आगे चलकर इनके शिष्यों ने भी बहुत कुछ सीखा। इनकी सोच को अपनाने वाले कमलशील और हरिभद्र जैसे विद्वान भी थे। शांति रक्षित ने सबको यही सिखाया कि अलग अलग विचारों को समझो, उनमें फर्क देखो और फिर अपने आप सही सोच तक पहुंचो। शांति रक्षित का काम भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने 2 बार तिब्बत की यात्रा की और अपनी जिंदगी के आखिरी 15 साल वहीं बिताए। शांति रक्षित ने तिब्बत में पहला बौद्ध मठ स्थापित किया, वहां के पहले 7 भिक्षुओं को दीक्षा दी और पढ़ाई का सख्त सिस्टम शुरू किया। इन्होंने तिब्बतियों को बौद्ध और दूसरे भारतीय विचारों की पढ़ाई सिखाई और बताया कि सोच समझकर कैसे चर्चा करें और ध्यान करें। भारत में जिनकी सोच अनोखी थी, तिब्बत में वही उनकी पहचान बन गई और वहां की बौद्ध पढ़ाई का हिस्सा बन गई। इनकी रचनाएं तिब्बत के बड़े मठों में पढ़ाई जाती थीं। शांति रक्षित का असर तिब्बत के कई बड़े विद्वानों तक पहुंचा और उनकी वजह से तिब्बती बौद्ध विचारों में गहराई आई। शांति रक्षित को सबसे ज्यादा उनकी मध्यमक सोच के लिए जाना जाता है। उनकी सोच में खासियत यह थी कि उन्होंने योगाचार विचार और बौद्ध तर्क विज्ञान को भी साथ में जोड़ा। साथ ही वे दूसरे बौद्ध और गैर बौद्ध विचारों पर भी खुलकर चर्चा करते थे। उनकी सबसे साफ और सीधी बातें उनकी किताब मध्यम का अलंकार और उसके अपने ही टीका में मिलती हैं। मध्यमक विचारधारा में 2 सच्चाइयों की बात होती है। इससे समझाया जाता है कि चीजें न तो पूरी तरह से हैं और न ही पूरी तरह से नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के बीच एक रास्ता है। इसमें माना जाता है कि हर चीज में असली में कोई भी अपनी खुद की पक्की पहचान नहीं होती, यही असली सच्चाई है। लेकिन आमतौर पर ये चीजें दिखती हैं, यही इनकी सामान्य सच्चाई है। हर बौद्ध दार्शनिक अपनी तरह से इन 2 सच्चाइयों को समझाता है। शांति रक्षित का नाम इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने न एक होने का और न ही कई होने का तर्क रखा, जिससे पता चलता है कि हर चीज में कोई पक्की पहचान नहीं है। उनकी किताब के ज्यादातर हिस्से में यही समझाया गया है कि किसी भी चीज की अपनी कोई असली पहचान नहीं होती। उन्होंने 2 सच्चाइयों को इसी तर्क के जरिए समझाया है। बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों के तर्क को परखते हुए शांति रक्षित ने ये दिखाया कि किसी भी चीज को न एक कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह से कई कहा जा सकता। जैसे आईने में दिखने वाली परछाई असली नहीं होती, वैसे ही हर चीज में कोई अपनी अलग पहचान नहीं है। शांति रक्षित ने हर उस विचार को तर्क से परखा जिसमें कहा गया था कि किसी चीज की एकदम पक्की पहचान है। उन्होंने दिखाया कि अगर किसी चीज को एक ही माना जाए तो उसमें कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में हर चीज के अपने हिस्से होते हैं। उन्होंने दूसरे विचारों को भी इसी तरह परखा और बताया कि हमेशा ये तर्क गलत पड़ता है। इसी तरह उन्होंने एक एक करके सभी दार्शनिक बातों को अपने तर्क से समझाया कि असली में किसी चीज की कोई पक्की पहचान नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। शांति रक्षित के मुताबिक अगर किसी चीज को हमेशा रहने वाली और एक ही तरह की बताया जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। जैसे अगर कोई चीज बार बार अलग अलग असर दिखा रही है तो उसमें अलग अलग हिस्से भी होने चाहिए। जैसे बीज से अंकुर निकलता है फिर फूल बनता है, तो हर एक समय पर उसमें अलग हिस्सा काम करता है।
इसलिए अगर मूल कारण हर चीज का आधार है तो उसमें हर चीज से जुड़े हिस्से होने चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे हिस्से हैं, तब वो एक नहीं कही जा सकती। शांति रक्षित ने ये भी बताया कि उनके अपने बौद्ध समाज के कुछ लोग भी इसी तरह की गलती करते हैं। कुछ लोग चेतना यानी मन को एक ही बताते हैं, पर अगर मन कई चीजों को जानता है तो उसमें भी अलग अलग हिस्से होने चाहिए। अगर मन सच में एक होता तो वो एक समय में एक ही चीज जानता, लेकिन मन एक साथ कई चीजें समझता है। इसका मतलब उसमें भी अलग अलग हिस्से हैं। कुछ बौद्ध विचारकों ने इन सवालों से बचने के लिए अलग अलग तर्क दिए, पर शांति रक्षित ने उन सब का तर्क से जवाब दिया और बताया कि मन पूरी तरह एक नहीं हो सकता। जब शांति रक्षित ने ये दिखा दिया कि कोई भी चीज पूरी तरह एक नहीं है, तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई चीज बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बनी है तो वो भी असल में एक नहीं हो सकती, क्योंकि कई चीजें तो मिलकर बनती हैं, पर उनकी अपनी कोई पक्की पहचान नहीं होती। इसी तर्क के आधार पर शांति रक्षित ने बताया कि असल में किसी भी चीज की कोई सच्ची पक्की पहचान नहीं है। यही सबसे गहरी सच्चाई है। शांति रक्षित और दूसरे मध्यमक विचारक मानते हैं कि किसी भी चीज में कोई पक्की हमेशा रहने वाली पहचान नहीं होती। ये सोच उनकी असली सच्चाई की बात में साफ नजर आती है। इससे वे इस सोच से बच जाते हैं कि चीजें हमेशा जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। उनके मुताबिक चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, बस पल भर के लिए टिकती हैं। बहुत सारे बौद्ध विचारकों के बीच इस बात पर ज्यादा बहस होती है कि आम जिंदगी में जो सच दिखता है उसे कैसे समझे, क्योंकि इसी से ये भी बचा जा सकता है कि सब कुछ पूरी तरह से नहीं है। शांति रक्षित ने बताया कि जब कोई चीज असली तौर पर नहीं है तो उसे केवल चलन में मान लिया जाता है। अगर कोई इसे ही असली मान ले तो उसकी सोच को बदलना मुश्किल है। ऐसी चीजें जो सिर्फ आम तौर पर समझ में आती हैं, बनती और बिगड़ती रहती हैं, और जिनसे कुछ असर होता है, उन्हें ही चलन की सच्चाई माना जाता है। शांति रक्षित ने साफ किया कि ये चलन की सच्चाई बस नाम के लिए नहीं है, बल्कि ये वही चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं और जिनकी हमें जरूरत भी लगती है। उनके मुताबिक चलन की सच्चाई वही है जो दिमाग से जानी जाए, जिससे कुछ असर हो, जो टिकाऊ न हो और जिसे अच्छे से परखने पर कोई असली पहचान ना मिले। इन सब बातों से उन्होंने समझाया कि जो भी चीज हम देखते या सोचते हैं वो बस एक चलन है, उसका असली रूप कुछ भी नहीं है। शांति रक्षित ने अपनी सोच में योगाचार विचारों को भी जगह दी, जिसमें माना जाता है कि हर चीज का असली रूप मन ही है। उन्होंने बताया कि चलन की सच्चाई असल में केवल मन ही है और कुछ नहीं। यही वजह है कि उनकी सोच बाकी मध्यमक विचारकों से कुछ अलग थी। उनकी ये बात आगे चलकर बहुत मशहूर भी हो गई कि सब कुछ मन से ही शुरू होता है और चलन की सच्चाई का मतलब भी यही है। योगाचार और चित्त मात्र विचारधारा का एक बड़ा सिद्धांत है कि हर चीज मन से अलग नहीं है। इनके अनुसार जो भी चीजें दिखती हैं, वो सब असल में मन से अलग नहीं है, यानी उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। ये सोचती है कि खालीपन का मतलब है किसी चीज का मन से अलग असली रूप न होना। वहीं मध्यमक सोचता है कि हर चीज में अपनी खुद की कोई असली पहचान नहीं होती। शांति रक्षित ने अपनी बात में योगाचार की इसी सोच को भी जोड़ा और बताया कि जो भी चीजें बनती बिगड़ती हैं, असर डालती है, वो सब बस मन ही है, कुछ और नहीं। शांति रक्षित ने आगे ये भी कहा कि अगर योगाचार के अनुसार देखें तो बाहर की कोई चीज असल में है ही नहीं, सब कुछ मन में ही है। और अगर मध्यमक के अनुसार देखें तो मन में भी कोई पक्की पहचान नहीं है, न ही कोई स्थायी आत्मा है। शांति रक्षित की सोच में सबसे अलग बात यही है कि उन्होंने बताया, पहले हमें ये समझना चाहिए कि चीजें मन से अलग नशे कि चीजें मन से अलग नहीं है, जैसे योगाचार मानता है। जब ये समझ आ जाए तो आगे बढ़कर हमें ये भी समझना चाहिए कि मन भी कोई असली रूप नहीं है। यही मध्यमक की सबसे गहरी बात।
शांति रक्षित के हिसाब से जब कोई इंसान इन दोनों बातों को समझ लेता है, तभी वो सच में सही मायनों में सच्चाई को जान पाता है। उनकी ये सोच बाकी सबसे हटकर है, क्योंकि वे आम मध्यमक विचार की तरह सिर्फ चीजों का हाल नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए किस तरह सोचना चाहिए। शांति रक्षित उस समय के सबसे बड़े और असरदार दार्शनिकों में माने जाते हैं। उन्होंने अपने जमाने के अलग अलग विचारों पर खुलकर लिखा और चर्चा की। उनके कई लेख आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि दूसरों ने उन्हें संभाल कर रखा। शांति रक्षित की सोच का तरीका बहुत अलग था। उन्होंने अपनी किताबों में पाठकों को अलग अलग विचारों के साथ खुद सोचने और समझने के लिए तैयार किया। खासकर बौद्ध विचारों के अलग अलग मतों को उन्होंने ऐसे रखा कि लोग उन्हें समझकर आगे बढ़ें। शांति रक्षित का तरीका यह था कि वे अपने पाठकों को पहले उन विचारों को मानने के लिए कहते थे जिन्हें वे खुद सबसे नीचे की सोच मानते थे। इससे उनका मानना था कि जैसे जैसे विद्यार्थी सोचते और आगे बढ़ते हैं, उनकी समझ और गहरी हो जाती है और वे असली सच्चाई के और करीब पहुंचते हैं। इस तरह उन्होंने बताया कि अलग अलग सोच को अपनाना सिर्फ अपनी सोच को बेहतर करने के लिए है, न कि सिर्फ बहस के लिए। उनकी किताबों में यह साफ दिखता है कि वे पहले छोटे या कम गहरे विचारों से शुरू करवाते हैं और फिर धीरे धीरे सबसे गहरी सोच यानी मध्यमक की ओर ले जाते हैं। इससे हर किसी को सच को समझने में आसानी होती है और सोच बदलती भी है। यही तरीका शांति रक्षित की सोच को बाकी सबसे अलग और जीवंत बना देता है। जब शांति रक्षित सौत्रांतिक विचारों की जांच शुरू करते हैं, तो उनका नजरिया बदल जाता है और वे ठीक वैसे ही तर्क रखते हैं जैसे योगाचार या चित्त मात्र मानने वाले रखते हैं। वे सौत्रांतिक सोच की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि मन से अलग किसी चीज को असली तौर पर जाना ही नहीं जा सकता। वे अपने तर्कों में उन्हीं बातों का सहारा लेते हैं जो योगाचार के बड़े विचारकों ने रखी हैं। इस समय शांति रक्षित पाठकों को योगाचार के नजरिए को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे वे खुद उस सोच को मान रहे हों। लेकिन ये पूरी तरह स्थायी मानना नहीं होता, बल्कि ये बस एक पड़ाव है। आगे चलकर जब वे योगाचार के विचारों की जांच करते हैं, तो वे अपने असली मध्यमक नजरिए को अपनाते हैं। वे योगाचार की बातों की भी आलोचना करते हैं, खासकर इस सोच की कि किसी भी चीज का अपना असली रूप होता है। इस तरह वे आखिर में अपने पाठकों को ये दिखाते हैं कि हर सोच को अपनाना और फिर आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि आखिरी सच यानी मध्यमक तक पहुंचा जा सके। शांति रक्षित का तरीका यह था कि पाठकों को अलग अलग सोच के पड़ावों से गुजारते हुए आगे बढ़ाते हैं। वो केवल दूसरों की सोच को नकारते नहीं, बल्कि पहले उन्हें अपनाने के लिए कहते हैं, ताकि उनके पाठक खुद महसूस कर सके कि किस सोच में क्या कमी है और असली सच्चाई क्या है। यही तरीका उनके सोचने और सिखाने के अंदाज को बाकी सबसे अलग और असरदार बना देता है। बौद्ध दर्शन का असली मकसद लोगों को उनके भ्रम और अज्ञान से निकालना है। शांति रक्षित मानते थे कि जब तक कोई चीज या सोच को पक्की पहचान समझकर उसमें अटक जाते हैं, तब तक दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए उनकी सोच में लगातार आगे बढ़ने, सोच बदलने और सच को समझने की पूरी प्रक्रिया है। शांति रक्षित ने तर्क और ज्ञान की परंपरा को भी मध्यमक सोच में मिलाया। उन्होंने पहले के बड़े विचारकों की तरह ही बौद्ध तर्क विज्ञान को अपनाया और उसे मध्यमक में मिलाकर एक नई राह बनाई। उनकी यही सोच आगे चलकर तिब्बत के बड़े बौद्ध विचारकों में भी दिखती है। शांति रक्षित और बौद्ध तर्क ज्ञान परंपरा में सबसे अहम सवाल यह है कि असली और भरोसेमंद ज्ञान कैसे पहचाना जाए, यानी किस आधार पर हम माने कि हमें जो समझ आया है वह सच में सही है। शांति रक्षित के लिए सही ज्ञान वही है जो बिल्कुल उसी वक्त मिला हो और जिसमें कोई शक न हो। जैसा कि पहले भी बड़े बौद्ध विचारकों ने बताया, वैसे ही शांति रक्षित भी दो तरह के सही ज्ञान मानते हैं,
सीधा अनुभव और तर्क से पाया गया ज्ञान। सीधा अनुभव वो है जो हमें आंखों से, कानों से या किसी भी इंद्रिय से सीधा मिलता है, जैसे किसी चीज को देखना या सुनना। तर्क से मिला ज्ञान वो है जो हम सोच विचार से, वजहों से या किसी वजह को पकड़कर निकालते हैं। बौद्ध विचारकों का मानना है कि जो चीजें सीधा अनुभव की जा सकती है वे ही सच में असली हैं। दूसरी बातें जैसे शब्दों के जरिए जो समझाया जाता है वो असली नहीं होती, वो बस हमारे दिमाग की कल्पना होती है। यही वजह है कि शब्दों के जरिए किसी चीज को बिल्कुल सही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर चीज अपने आप में अनगिनत रूपों में हो सकती है, लेकिन शब्दों की अपनी एक सीमा होती है। शब्दों का काम बस इतना है कि वे किसी चीज को बाकी चीजों से अलग करके दिखा सके। जैसे कोई नाम किसी चीज को बाकियों से अलग बताता है। असल में शब्द किसी चीज के बारे में सीधे नहीं बताते, बल्कि ये बस इतना जताते हैं कि वह चीज उन बाकी चीजों में नहीं आती। इसी सोच को बौद्ध भाषा में अपोह या बहिष्करण कहा गया है। इसमें माना जाता है कि शब्द अपने मतलब को साफ करने के लिए बाकियों को अलग करते हैं, न कि किसी चीज की असली पहचान सीधे बताते हैं। इस तरह शांति रक्षित और दूसरे बौद्ध विचारकों का मानना है कि असली और सही ज्ञान वहां से मिलता है जहां सीधा अनुभव हो या फिर तर्क से समझ निकलती हो। लेकिन शब्दों से जुड़ी हर जानकारी पूरी तरह सटीक नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा बाकी चीजों को छोड़कर ही किसी चीज की पहचान बनाती है। यही वजह है कि भाषा और सोच में फर्क हमेशा रहेगा और सच्ची समझ तक पहुंचने के लिए अनुभव और तर्क दोनों जरूरी है। दिगनागा ने ये बताया कि भाषा किसी चीज को सीधे सीधे नहीं बताती, बल्कि वो बाकी सब चीजों को नकार कर, मतलब उन्हें अलग करके सिर्फ उस एक चीज की ओर इशारा करती है। इस तरीके में किसी भी चीज को पहचानने के लिए 2 बार नकारा जाता है, ताकि जो चीज बाकी सबसे अलग है वही बच जाए। देखने में ये तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन असल में हमारी सोच और भाषा ऐसे ही काम करती है। धर्मकीर्ति ने दिगनागा की सोच में कुछ और बातें जोड़ी। उन्होंने बताया कि सही अनुभव वही है जिसमें कोई भ्रम या गलती ना हो, यानी जो सीधा और साफ हो। जैसे अगर कोई चांद को 1 की जगह 2 देख ले तो वो सही अनुभव नहीं है। असली अनुभव वो है जो सीधा और बिना गलती के हो। धर्मकीर्ति ने ये भी बताया कि चीजों को 2 तरह से जाना जा सकता है। एक तो सीधे अनुभव से, जो हमें जैसी चीज है वैसी ही दिखती है, और दूसरा सोच विचार से, जिसमें हम बाकी चीजों को छोड़कर पहचानते हैं। उनकी नजर में हमारी सोच और तजुर्बे दोनों आपस में जुड़े हैं। हम किसी चीज को देखकर उसके जैसे दिखने वाली दूसरी चीजों को एक साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनके काम या असर मिलते जुलते हैं। हम अपनी तजुर्बे से ही सोच बनाते हैं। इसी वजह से हमारी सोच सीधी सीधी असली चीज को नहीं पकड़ती, बल्कि तजुर्बे से बनी छवि या धारणा को पकड़ती है। इस तरह असली चीज, उसकी छवि और बाकी सब से फर्क, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में चीजों की पहचान बनाते हैं। पहले असली चीज होती है, फिर उसकी कोई छवि हमारे मन में बनती है, फिर उसके ऊपर हमारी अपनी सोच या नाम आ जाता। आखिर में जब हम और भी सोच बनाते हैं तो बाकी चीजों को नकार कर उस खास चीज की पहचान तय कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया असली तजुर्बे से शुरू होकर सोच और भाषा तक जाती है। इसलिए धर्मकीर्ति की सोच में भी असली ज्ञान वहीं से मिलता है जहां तजुर्बा और सोच दोनों साथ आते हैं। लेकिन हमारी भाषा और सोच हमेशा पूरी तरह असली चीज को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो बाकी सब चीजों को नकार कर ही किसी चीज का नाम तय करती। शांति रक्षित ने इन सवालों का जवाब देने के लिए नकार या बहिष्करण की 3 मुख्य तरह बताए। पहली है साधारण नकार, जिसमें सिर्फ किसी चीज की गैर मौजूदगी बताई जाती है, जैसे आसमान में फूल नहीं होते। इसमें किसी दूसरी चीज का होना जरूरी नहीं है। दूसरी है अर्थ वाली नकार, जिसमें किसी चीज की गैर मौजूदगी से किसी और के होने का इशारा मिलता है,
जैसे अगर चाची नहीं आई तो मामा आए होंगे। तीसरी है मानसिक बहिष्करण, जिसमें हमारे मन में किसी चीज की छवि बनती है और उस छवि से बाकी चीजों को अलग कर दिया जाता है। इन तीनों तरह की बहिष्करण के जरिए शांति रक्षित ने ये समझाया कि कैसे हम सोच और भाषा से चीजों की पहचान बनाते हैं। शांति रक्षित के मुताबिक जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो असल में उस चीज की छवि हमारे मन में आती है और उसी छवि के जैसी बाकी चीजों को हम अलग कर देते हैं। यही सोच की असली प्रक्रिया है। दिगनागा ने भी यही कहा था, लेकिन शांति रक्षित ने इसे और आगे बढ़ाया। उनके अनुसार सिर्फ नकारना ही नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर पहचान बनाना और बाकी सबको छोड़ना, यही असली बहिष्करण है। शांति रक्षित का मानना है कि जिन आलोचकों ने इस सोच का विरोध किया, वे सिर्फ एक ही तरह के नकार को समझ पाए, बाकी दोनों को नहीं समझ पाए। उनके अनुसार जब हम किसी चीज का नाम या सोच बनाते हैं तो असल में हम बाहर की असली चीज को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सोच और पहचान नकार और बहिष्करण के साथ बनती है। इसी वजह से शब्द और सोच हमें सीधे सीधे असली चीज तक नहीं ले जाते, लेकिन वे हमें किसी चीज की पहचान जरूर बना देते हैं। इसलिए शांति रक्षित की सोच में शब्द और सोच का असली काम चीजों को बाकी सब से अलग करना और मन में उनकी एक छवि बनाना है। यही तरीका उन्होंने अपनाया और दूसरों की आलोचनाओं का जवाब भी इसी सोच से दिया। कुमारिल ने बहिष्करण की सोच पर सबसे बड़ा सवाल यह उठाया था कि इसमें गोल गोल घूमने वाली बात है। उनका कहना था कि जब तक हमें किसी चीज की असली पहचान ना हो, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि वो बाकी चीजों से अलग कैसे है। जैसे अगर हमें गाय की असली पहचान नहीं मालूम, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह गैर गाय नहीं। इसलिए उनके हिसाब से हर बार हमें शुरुआत में ही असली चीज का पता होना चाहिए, नहीं तो बहिष्करण की सोच अधूरी रह जाएगी। यही बात और आलोचकों ने भी कही थी कि अगर समझ सिर्फ नकार पर टिकी हो तो असली शुरुआत ही नहीं मिलती। शांति रक्षित का जवाब यह है कि जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में उस चीज की छवि बनती है और वह छवि असल में बाकी चीजों को अलग कर देती। यानी हमें हर बार गैर गाय को जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस गाय की छवि या सोच ही काफी। उनका कहना है कि हम चीजों को आपस में उनके काम या पहचान की समानता से जोड़ते हैं और यही सोच या छवि शब्दों के साथ काम करती है। शब्द बस हमारी सोच को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, जैसे गाय और गैर गाय। शांति रक्षित के अनुसार असली दिक्कत उन आलोचकों को हुई जो बहिष्करण की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पाए। उनके मुताबिक शब्दों से जुड़ी सोच सीधी सीधी ना होकर सोच और छवि के मेल से बनती है। चीजों को पहचानने का काम असली पहचान और बाकी सबसे अलगाव से ही पूरा होता है और यही बहिष्करण है। शांति रक्षित की सोच ने बौद्ध दर्शन में तर्क और ज्ञान की इन दोनों धाराओं को मिलाकर नई समझ दी, जिसका असर आगे चलकर तिब्बती बौद्ध विचारधारा पर भी खूब पड़ा। उनकी यही मिलीजुली सोच आगे कई बौद्ध विचारकों के लिए रास्ता बनी।